दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। समकालीन कलाकारों की ऑडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं पटना कलम को पुनर्जीवन प्रदान करने वाले कलाकार राधा मोहन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरी श्रृंखला को प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो फिर आइए जानते हैं प्रसिद्ध कलाकार राधा मोहन के बारे में। पटना कलम को पुनर्जीवन देने और सभ्यों की सृजना में दक्ष कलाकार राधा मोहन का योगदान समकालीन भारतीय कलाकारों की प्रथम पंक्ति में है। अपने अथक परिश्रम, साधना और दूरदर्शी सोच से इन्होंने पटना कलम को नया जीवन देकर अनेक ऐसे कलाकारों को तैयार किया जिन्होंने अनेक माध्यमों में काम करते हुए भारतीय कला की समृद्धि में योगदान दिया। एक कलाकार के रूप में राधा मोहन की ख्याति सभीहों के दक्ष सर्जक के रूप में रही है, पर एक कला आचार्य, संस्था निर्माता तथा कला में नैतिक मूल्यों के संरक्षण के रूप में भी वे याद किए जाते हैं। विशुद्ध भारतीय कला अवधारणाओं के प्रति प्रतिबद्ध इस कलाकार ने भारतीय कला की गौरवशाली परंपराओं को हमेशा ध्यान में रखा और पश्चिमी कला के उन अवधारणात्मक प्रयत्नों का विरोध किया जो हमारे देशज तत्वों के प्रतिपक्ष में खड़े होते हैं। राधा मोहन का जन्म पटना के लोधी कटरा मोहल्ले में 7 जनवरी 1907 को हुआ था। इनका परिवार सामान्यतः सभ्य, संस्कृत और संपन्न था। पिता मुंशी कृष्ण प्रसाद एक रियासत के ऊंचे ओहदे पर थे। बाल्यकाल से ही राधा मोहन में चित्रकार बनने का शौक था, पर पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कोई ऐसा काम करे जिससे उनके यश को ठेस पहुंचे। उन दिनों सामंती घरानों में कला और संस्कृत को लेकर कोई स्वस्थ सोच न थी। औपनिवेशिक दास्ता ने उन्हीं कामों को महत्वपूर्ण बना डाला था जिसमें रौब दौब हो और अच्छी खासी कमाई की गुंजाइश हो। पर धुन के पक्के इस किशोर ने तो ठान ही रखा था कि उसे कलाकार ही बनना है। इसे संयोग ही कहना चाहिए कि राधा मोहन का मोहल्ला पटना कलम के चित्रकारों का केंद्र था। बालक राधा मोहन मोहल्ले से गुजरते हुए कलाकारों को काम करते हुए देखते और जा जाकर उन्हें निहारा भी करते। घर आकर वे मौका मिलने पर ही देखे कामों का अभ्यास करने लगते। बाजार जाकर कृतियां खरीदना और उनकी नकल करना भी अब उनकी नियमित आदत में शुमार हो गया था। इसके बाद वे विभिन्न पर्व त्योहारों पर चित्रकारी करने लगे। इसके साथ साथ उनकी पढ़ाई चल ही रही थी, पर पढ़ाई से अधिक उनका समय चित्रों के अभ्यास में जाता था। यह काम वे चोरी छिपे करते थे ताकि कोई उन्हें देख न ले। एक दिन मझले भाई जानकी मोहन ने इनकी लगनशीलता को गंभीरता से लेते हुए पास ही कला का प्रशिक्षण दे रहे मुंशी महादेव लाल से राधा मोहन की भेंट कराई। उन दिनों लोधी कटरा मोहल्ले में मुंशी महादेव लाल, शिवदयाल, शिवलाल, बहादुर लाल, जमुना प्रसाद तथा मिर्जा निसार मेहंदी जैसे विख्यात पटना कलम के कलाकारों की बड़ी ख्याति थी। इन्हीं में से कईयों ने अपने स्टूडियो भी खोल रखे थे जिसमें नए कलाकारों को पटना कलम में काम का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। मुंशी महादेव लाल ने राधा मोहन को कला प्रशिक्षण देना मंजूर कर लिया। अब राधा मोहन नियमित रूप से कला का प्रशिक्षण लेने महादेव लाल के यहाँ जाने लगे और घर में आकर कला अभ्यास करने लगे। तब तक वे मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। घर के लोगों का दबाव था और स्वयं उनके पिता चाहते थे कि वे वकालत करें। पिता के आदेश की अवहेलना भी वह नहीं कर सकते थे। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1927 में बिहार नेशनल कॉलेज से फारसी में स्नातक की डिग्री ली तथा लॉ कॉलेज से वकालत की परीक्षा पास की। यह 1929 का वर्ष था। वकालत की उपाधि लेने के बाद उन्होंने पेशे के तौर पर उसे अपनाया भी, क्योंकि घरेलू दबावों की वे उपेक्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन 7 सालों तक वकालत करने के बाद उनका मन भर गया। वकालत के पेशे में झूठ और पाखंड ने उनकी आत्मा को दरका दिया था। यह तब था जब वे पटना हाईकोर्ट में दीवानी के वकील थे। ऐसा नहीं था कि राधा मोहन को वकालत में कामयाबी नहीं मिल रही थी,
सच तो यह है कि एक वकील के रूप में उनकी तार्किकता और व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया था। उनके पास मुवक्किलों की भीड़ जमा रहती, ख्याति और धन की प्रचुरता से भी राधा मोहन का मन नहीं बदला। उनका मन विद्रोह कर उठा। वे चाहते थे कि कैसे इस झूठ और पाखंड की दुनिया से बाहर निकल जाए। उनका कलाकार मन इतना व्यग्र हुआ कि राधा मोहन ने वर्षों की जमी जमाई वकालत पर लात मार दी और अपनी राह हो ली। इसके बाद उन्होंने जो राह चुनी वह राह उनकी जिंदगी की असली राह बनी, और वह थी पटना म्यूजियम में 40 रुपए प्रतिमाह की नौकरी। यह नौकरी भी वे अधिक दिनों तक नहीं कर सके और शीघ्र ही उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे सिर्फ अपनी कला पर काम करेंगे। शेष कोई भी काम उनसे अब ना होगा। इसके बाद अपने अथक परिश्रम से उन्होंने 25 जनवरी 1939 को पटना कला स्कूल की स्थापना कराई, जो आज पटना कला और शिल्प महाविद्यालय के रूप में विख्यात है। यह स्कूल अनेक भवनों में चला और नाना तरह की कठिनाइयां आईं, पर राधा मोहन के प्रयत्नों से आखिर में इस संस्थान को अपनी जमीन मिली और भवन भी, जहां आज वह अवस्थित है। इस कलाकार ने इस महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य के रूप में 29 वर्षों तक काम करने के बाद 1967 में अवकाश ग्रहण कर लिया। इस लंबी अवधि में राधा मोहन ने महाविद्यालय के पाठ्यक्रम, अध्यापकों की नियुक्ति, योग्य कला छात्रों की खोज आदि के कठिन कामों को करते हुए यह संभव किया कि पटना कला का एक ऐसा केंद्र बन सके जो देश की सांस्कृतिक दुनिया की समृद्धि का कारण बने। इसके बाद उन्होंने 1958 में ही पटना कला वेदिका खुलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सिद्ध संस्थान निर्माता के साथ साथ राधा मोहन शास्त्रीय संगीत में भी पारंगत थे। उन्होंने 1928 से 1932 तक की अवधि में पंडित श्याम नारायण से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। इन सभी महत्वपूर्ण कला उद्यमों के साथ साथ राधा मोहन एक विशिष्ट कलाकार के रूप में भी ख्यात हैं, और उनके प्रभाव की छाया में जहां पटना कलम अपनी मृतप्राय अवस्था से उठ पाई, वहीं तैल चित्रों की एक परंपरा भी विकसित हो पाई। मुंशी महादेवलाल से दीक्षा लेने के बाद राधा मोहन ने 1936 में तैल चित्रों का सृजन आरंभ किया था। इसके पूर्व 1923 से 1936 तक अपनी कला दीक्षा के दौरान उन्होंने पटना कलम में अनेक ऐसी कृतियों की रचना की थी जो आज भी उस महान कला परंपरा की गौरवशाली स्मृतियों के रूप में सुरक्षित है। मूलतः उनकी पहचान व्यक्ति चित्रों के निर्माता के रूप में ही रही है, जो उन्होंने पटना कलम में की है, पर इसके अतिरिक्त उनकी दूसरी कृतियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, जो तैल के साथ मिश्रित रंगों में बनाई गई हैं। व्यक्ति चित्रों यानी कि छवियों के सृजन में राधा मोहन का कोई जवाब न था। छोटे या बड़े आकारों में सृजन की दक्षता से इस कलाकार ने अपने व्यक्ति चित्रों को उनके समूचे विन्यास में रचा, जिससे यह चित्र व्यक्ति की अंतर्कृतियों के साथ बन जाते हैं। जीवंत चित्रांकन की ऐसी कुशलता बहुत कम कलाकारों में देखी जाती है। जीवंत चित्रांकन की ऐसी कुशलता बहुत कम कलाकारों में देखने को मिलती है। आदमकद चित्रों के साथ छवियों के सृजन में उनकी दक्षता का कोई जोड़ नहीं है। मुखाकृतियों की सजीवता, मुद्राओं के लयांकन तथा भाव दशाओं की प्रस्तुति में वे एक प्रतिमान बनते हैं। इस कलाकार की बनाई गई प्रसिद्ध छवियों में जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, कवि गुरु टैगोर, राजेंद्र प्रसाद के साथ रानी एलिजाबेथ, गुरु नानक, पंडित श्याम नारायण, आत्मचित्र तथा माता आदि मुख्य कृतियां हैं। इसके अलावा प्रकृति के विभिन्न रूपों के मनोहारी चित्रण के साथ साथ राधा मोहन ने वाद्य यंत्रों के चित्र भी बनाए, तो पशु पक्षियों के भी। पटना के शैडो स्टूडियो के कलाकार वीके जॉनी से तैल रंग के प्रयोग की तकनीक सीखने के बाद राधा मोहन ने अपने छवियों में यूरोपीय यथार्थवाद की पद्धति आत्मसात की और एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की।
देश की कुछ प्रसिद्ध संग्रहालयों में संजोई तैल कृतियों को देखने के बाद इनकी गति तैल चित्रण की ओर गई, जिसका उन्हें लाभ भी मिला। और दिलचस्प तथ्य यह है कि यूरोपीय यथार्थवादी तकनीक से परिचित होने के बाद और उसका उपयोग करने के बावजूद पटना कलम उनके सृजन की आत्मा में बनी रही, जिसे उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक नहीं छोड़ा। यह पटना कलम की आंतरिक विशिष्टता ही थी कि राधा मोहन की ज्यादातर कृतियां यूरोपीय यथार्थवाद के प्रयोग के बावजूद अपनी मोहक दृश्यता के कारण हमें आकर्षित करती हैं। जयप्रकाश नारायण की आदमकद छवि तो इस कलाकार की स्थायी पहचान की तरह ही सुरक्षित हो गई। ऐसी ही उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कृति है राजेंद्र प्रसाद के साथ रानी एलिजाबेथ की, जो अपनी सृजनात्मकता में अद्वितीय है। राजपथ पर शाही बग्घी में अपने अंगरक्षकों से घिरे हुए और महारानी एलिजाबेथ के साथ बैठे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की यह कृति यूरोपीय यथार्थवादी शैली और पटना कलम के समन्वय से खिल उठी है। यह गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा का अविस्मरणीय चित्र है, जिसका चित्रांकन अपनी रंग योजना, गतिमयता और मौद्रिक संचरणशीलता के कारण अनूठा बन गया है। एक ऐसे कलाकार के रूप में जिसने देश की सांस्कृतिक रूप से अग्रणी रहे और बाद में पिछड़ से गए बिहार राज्य में कला की उन्नति में अपनी सर्जना से सहायक सिद्ध हुए राधा मोहन की पहचान तो है ही, मूर्धन्यता भी है। पर इससे अधिक उनकी पहचान एक ऐसे कला संरक्षक और कला आचार्य के रूप में है जिन्होंने अनेक स्तरों पर बिहार में कला वातावरण बनाने की कोशिश की, कला विद्यालय की स्थापना में योग दिया, अनेक पीढ़ियों के कलाकारों को कला की दीक्षा तथा उन्हें राष्ट्रीय कला परिदृश्य में लाने का ईमानदार प्रयत्न किया। अंग्रेज कलाविद सीजे क्रीड और बिहार के तत्कालीन शिक्षा सचिव जगदीश चंद्र माथुर से निकटता के कारण राधा मोहन 1952 में कला विद्यालय की स्थापना की और स्थापना में भी सफल भी हो सके। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह जैसे नेताओं से निजी संबंधों के बावजूद इस कलाकार ने उनसे अपने लिए कुछ न चाहा तो यही कि वे लोग उनके कला दरिद्रता को दूर करने में उनकी मदद करें। अपने अभियान में जी जान से जुटे राधा मोहन को विपरीत परिस्थितियों ने भी कभी विचलित नहीं किया और वे पूरे संकल्प के साथ अपने काम में डटे रहे। उल्लेखनीय है कि 1940 में रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए राधा मोहन ने कृतियों की रचना की थी। इसमें शामिल कलाकारों का नेतृत्व भी राधा मोहन ने किया था। इस अधिवेशन में बनाया गया उनका चित्र कुंवर सिंह बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। मालूम हो कि आज़ादी के पूर्व कांग्रेस के अधिकतर राष्ट्रीय अधिवेशनों में कला संयोजन का दायित्व देश के शीर्षस्थ कलाकारों को ही दिया जाता था। ऐसे ही 2 अधिवेशनों में नंदलाल बसु को दायित्व दिया गया था, जिसमें से एक हरिपुरा अधिवेशन में उन्होंने भारतीय कामगारों के चित्र बनाए थे, जो हरिपुरा पोस्टर के नाम से काफी विख्यात हुए थे। और राधा मोहन ने भी बिहार के गौरव शीर्षक से चित्र बनाए थे, जिससे बिहार के गौरवशाली अतीत का प्रदर्शन हो सका था। राधा मोहन ने 1942 के आसपास पटना की एक पुरानी कला संस्था शिल्पकला परिषद को पुनर्गठित कर उसके माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का आयोजन कराया और उसके सचिव का उत्तरदायित्व भी ग्रहण किया। इस संस्था में सक्रिय और महत्वपूर्ण कलाकारों को जोड़कर उन्होंने कला की सक्रियता में तीव्रता लाने की कोशिश की। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 1967 में कला महाविद्यालय से सेवा मुक्त लेने के बाद भी उन्होंने इस संस्था में अपनी सक्रियता कम न की और उसके माध्यम से प्रदर्शनियों के अलावा वैचारिक गोष्ठियों का भी आयोजन करवाते रहे, ताकि कला की समकालीन अवधारणाओं से परिचित होने के साथ साथ कलाकार एक दूसरे की समझ से भी अवगत हो सकें। इसी लक्ष्य से उन्होंने कार्यशालाओं और कला शिविरों का भी निरंतर आयोजन किया, जिससे अनेक कलाकारों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। उन्हें बिहार कला वीथिका के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है, जो बाद में कला महाविद्यालय में स्थानांतरित हो गई थी। इस वीथिका के लिए राधा मोहन ने निकोलस रोरिक, डब्ल्यू.जी. लैंगहैमर, नंदलाल बसु, यामिनी राय, असित कुमार हल्दर, गगनेंद्र नाथ टैगोर आदि की कृतियां खरीदी थीं, ताकि कला वीथिका को समृद्ध किया जा सके और कलाकारों को इन कृतियों से अच्छे सृजन की प्रेरणा मिल सके।
राधा मोहन एक बड़े कलाकार, कला आचार्य और संस्था निर्माता के साथ-साथ विशुद्ध स्वदेशी विचारों के व्यक्ति थे। उन्हें अपनी महानतम सभ्यता पर गर्व था और कला की हजारों वर्षों की समृद्ध परंपरा का अभिमान था। यही कारण है कि वे अक्सर पश्चिम की अवधारणाओं का आंख मूंद कर उपयोग करने को अनुचित ठहराते थे। आधुनिक कला तकनीकी रूप से चाहे उन्हें आकर्षित करती रही और स्वयं उन्होंने उसमें काम भी किया, पर सृजनात्मक स्तर पर वे अपनी स्थानीयता को महत्व देने वाले सृजक थे। अपनी संस्कृति, अपने आचार व्यवहार और अपनी पहचान को खोकर हम जिस कला को सृजेंगे उसमें हमारा कुछ ना होगा। हम दुनिया से चाहे जो लें, पर उसमें हमारा अपना स्वत्व होना चाहिए, आत्मा होनी चाहिए। इस मायने में वे बंगाल शैली के उन कला आचार्यों के निकट हैं जिन्होंने भले ही पश्चिम से तकनीक ली, पर अपने देशज जड़ों को सींचा और एक नूतन कला जागृति संभव की। अपने समय के साहित्य से गहरी आसक्ति के साथ साथ राधा मोहन में संगीत के प्रति अद्भुत प्रेम था। उन्होंने पंडित श्याम नारायण से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। विद्यार्थी जीवन में वे इस राज बजाया करते थे। इस कला सृजन और दूसरे कामों की व्यस्तता के बावजूद ख्याल गायकी उनकी चलती ही रहती थी। तराना और ठुमकी को तानपुरे पर साधना उनकी दिनचर्या में शामिल था। उनकी कृतियों में संगीत के सुर, लय, उनके रंगों में ऐसे घुले मिलते हैं गोया कि वे एक दूसरे के ही बने। अपनी लंबी कला साधना से कभी न थकने वाले इस कलाकार ने 1997 में अपनी अंतिम सांस ली, पर अपनी कृतियों से हमेशा जीवित रहने का साक्ष्य भी दे दिया। राधा मोहन को अनेक मान सम्मान भी मिले थे, जिनमें बिहार राज्य ललित कला अकादमी का ताम्रपत्र, आईफैक्स दिल्ली का रजत पदक, ललित कला अकादमी की रत्न सदस्यता, रॉयल सोसाइटी फॉर इनकरेजमेंट ऑफ आर्ट्स लंदन की फेलोशिप शामिल है। उनकी कृतियों का संग्रह आईफैक्स और ललित कला अकादमी दिल्ली, पटना संग्रहालय आदि में है तथा उनकी कृतियां पटना विश्वविद्यालय सभागार, विधान परिषद सभागार, विधानसभा भवन, सचिवालय आदि में प्रदर्शित की गई हैं, जिन्हें असंख्य आंखें रोज ही निहारती हैं। सचमुच राधा मोहन ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारतीय कला को अपने सृजन, विचार और संस्थागत उद्यमों से समृद्ध किया तथा अनेक पीढ़ियों के कलाकारों की कला प्रेरणा के स्रोत बने। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कलाकार के साथ। नमस्कार।